बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा वीकली टेस्ट है असिस्टेंट एसएन जीएडी और एक्साइज इंस्पेक्टर की टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से हमने जो सेशन चलाया हुआ है। आपको पता है जो भी हम लेक्चर लेते हैं उसका अगले दिन टेस्ट लेते हैं। तो ये हमारे सारे ऊपर वाले डेली टेस्ट हमारे हो चुके हैं। आपको पता है ये डेली टेस्ट 1 2 3 4 सारी इसी फाइल में ऐड होते हैं। तो आज हमने वीकली टेस्ट लेना था, तो वीकली टेस्ट भी मैंने इसी फाइल में ही ऐड करके आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी थी, ताकि आपके पास सारा डेटा जो है ना एक ही फाइल में महफूज होता रहे। ठीक है जी। तो वीकली टेस्ट में आज हमने आपको पता है मैथमेटिक्स और मुताला पाकिस्तान का हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो मैथमेटिक्स के हिसाब से हमने परसेंटेज किया था, उसके बाद हमने एवरेज का टॉपिक किया था, इसको अरिथमेटिक मीन भी कहते हैं। उसके बाद हमने इसका जो ना बॉर्ड मैथ्स का टॉपिक किया था। फिर हमने इसको जो ना जो आपके फैक्ट जो ना जो डेसिमल फ्रैक्शंस वगैरह होती हैं, अशारिये वाले क्वेश्चन, वो हमने किए थे। उसके बाद लागत हमने किया था। फिर हमने किया था जनाब आपके नंबर सिस्टम वगैरह हमने किए थे। ठीक है जी। और उसके बाद जो एंड पे हमने जो टॉपिक किया था, यही मेरे ख्याल में यही टॉपिक अभी हमारे हुए हैं। ठीक है जी। तो ये सारे टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। तो उसके बाद जनाब हमने मुताला पाकिस्तान भी स्टार्ट किया हुआ है। तो मुताला पाकिस्तान हमने मोहम्मद बिन कासम से लेकर मुगलिया सल्तनत तक हमने पढ़ लिया था। मोहम्मद बिन कासम, दिल्ली सल्तनत और मुगल डायनास्टी, मुगलिया सल्तनत, ये हमने कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, इंशाल्लाह इसी तरीके से हम इसको जो है ना प्रोसीड करके आगे लेकर चलेंगे। तो आज हमारा वीकली टेस्ट है। तो वीकली टेस्ट ये मैंने आपके टेस्ट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया था। मुझे उम्मीद है कि आपने टेस्ट अपना सॉल्व कर लिया होगा। अभी मैं सारा टेस्ट आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ, तो आपने मेरे साथ साथ अपने आंसर टैली कर लेने और आपको पता चल जाएगा आपके कितने क्वेश्चन ठीक थे। ठीक है जी। तो मैं सबसे पहले आपका जो मुताला पाकिस्तान जो क्वेश्चन है, ये 23 नंबर क्वेश्चन से आपके मुताला पाकिस्तान क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ये सारे मैं आपके सामने सॉल्व पहले करता हूँ, उसके बाद मैथमेटिक्स की तरफ मूव करेंगे। तो आपके मुताला पाकिस्तान का पहला क्वेश्चन था जी, हु वाज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का फाउंडर कौन था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत जो है ना ये स्टार्ट होती है स्लेव डायनास्टी से। तो स्लेव डायनास्टी का चूंकि फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे, इसलिए हम दिल्ली सल्तनत का फाउंडर भी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही मानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, विच डायनास्टी एस्टैब्लिश्ड इन द दिल्ली सल्तनत 1206। दिल्ली सल्तनत जो ना उस किस डायनास्टी से स्टार्ट हुई थी 1206 में? वो आपके पास जो स्लेव डायनास्टी थी, ममलूक जिसको हम कहते हैं। उसके बाद था द कुतुब मीनार वाज कमीशन्ड बाय विच सुल्तान। तो कुतुब मीनार उसके नाम से जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था। नेक्स्ट है जी, हु वाज द लास्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत आपको पता है ये लोधी सल्तनत पे जाकर खत्म हुई थी। लोधी सल्तनत को, लोधियों को जनाब ये मुगलों ने शिकस्त दी थी। तो लोधियों का आखिरी हुक्मरान था इब्राहिम लोधी, जो पानीपत की पहली जंग में 1526 में हारा था बाबर से। ठीक है जी। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर दिल्ली सल्तनत को खात्मा करके उसने क्या किया था, फिर मुगलिया सल्तनत का जनाब आगाज किया था। तो इब्राहिम लोधी साहब आखिरी जो हुक्मरान थे दिल्ली सल्तनत के। विच सुल्तान इज नोन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम इक्ता। इक्ता का जो सिस्टम था ना, इक्ता आपको पता है लैंड रिफॉर्म्स के मुताल्लिक था। ठीक है जी। ये अल्तुतमिश जो ना इसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया था। नेक्स्ट है जी, हु वाज द फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनास्टी। खिलजी डायनास्टी का फाउंडर आपको पता जलालुद्दीन खिलजी था। नेक्स्ट है जी, द तुगलक डायनास्टी वाज फाउंडेड बाय विच सुल्तान। तो तुगलक डायनास्टी आपको पता है गयासुद्दीन तुगलक ने इसका फाउंडर था। नेक्स्ट है जी, विच सुल्तान इज नोन फॉर हिज अनसक्सेसफुल कैंपेन इन साउथ ईस्ट इंडिया एंड अटेम्प्ट टू शिफ्ट द कैपिटल टू दौलताबाद। दौलताबाद को जनाब कैपिटल किसने बनाया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। नेक्स्ट है जी, विच सुल्तान इज नोन फॉर हिज एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन वर्क इंक्लूडिंग द बिल्डिंग ऑफ फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला की बिल्डिंग जो ना वो फिरोज शाह ने अपने नाम पे ही बनाई थी। नेक्स्ट है जी, द टर्म इक्ता रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। इक्ता का जो निजाम था वो रेवेन्यू असाइनमेंट्स के मुतालिक था। हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनास्टी। लोधी डायनास्टी का जो फाउंडर था वो आपको पता बहलोल लोधी था। विच सुल्तान इज क्रेडिटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमस ग्रैंड ट्रनक रोड। ग्रैंड ट्रनक रोड मीन के जीटी रोड का क्रेडिट किसको जाता है? शेर शाह सूरी ने बनाया था। नेक्स्ट है जी, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर का फाउंडर आपको पता है बाबर है। बाबर द मुगल रूलर हु कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल। ताजमहल आपको पता है शाहजहां ने बनाया था। हु वाज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द राइज टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया। जो किस मुगल बादशाह के दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम राइज हुई थी आपको पता है? वो औरंगजेब साहब, औरंगजेब आलमगीर साहब। द फेमस मुगल रूलर नोन फॉर हिज पॉलिसी ऑफ सुलह कुल यूनिवर्सल टॉलरेंस, जिसने जनाब जो ना तमाम मज़ाहब को इकट्ठा करने के लिए एक दीन इलाही भी मुतारफ कराया था, वो आपके पास अकबर है। उसके बाद है जी, विच मुगल एम्पायर फेस द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। 1526 में जनाब पहली पानीपत की जंग किसने लड़ी थी? बाबर ने लड़ी थी। बाबर ने इब्राहिम लोधी के खिलाफ। नेक्स्ट है जी, द मुगल रूलर नोन फॉर हिज सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग द लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वाज अकबर। अकबर ने ही सारी रिफॉर्म्स जो ना मिलिट्री रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स वगैरह जो ना इसने की थी। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जी, विच मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश द मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम भी जनाब अकबर ने ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया था।
द फेमस मुगल गार्डन शालीमार बाग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय एम्परर, तो शालीमार बाग आपको पता है शाहजहां ने बनाया था। नेक्स्ट है जी, हु वाज द मुगल रूलर ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड फोर्ट इन दिल्ली। रेड फोर्ट मीन के लाल किला, लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। नेक्स्ट है जी, विच मुगल एम्पायर इज नोन फॉर हिज मिलिट्री कैंपेन इन दक्कन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स विद मरहट्टा। मरहट्टा जो एक कौम थी मरहट्टों के खिलाफ किसने लड़ाई लड़ी थी? वो औरंगजेब साहब है। नेक्स्ट है जी, द मुगल एम्पायर हु फेस द इन्वेजन ऑफ नादिर शाह एंड द लूटिंग ऑफ दिल्ली। नादिर शाह ने जब हमला करके दिल्ली की ईंट से ईंट बजाई थी तब जनाब आपके पास है मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे, वो मैं आपको सारे सॉल्व करवा देता हूँ। तो मैथमेटिक्स आपका स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट से जी पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज बाय 25%, कोई चीज़ है उसकी जो प्राइस है वो जनाब इंक्रीज हो या 25% पहले कीमत उसकी बढ़ी है, देन डिक्रीज बाय 20%, फिर 20% कम हो गई है, बताएं नेट चेंज क्या आई है? नेट चेंज क्या आई है? आप देखें फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया जब भी हमने परसेंटेज के क्वेश्चन करने हैं, आपने जब कोई नंबर आपको फर्ज करना पड़ जाए तो आपने क्या करना है? 100 को फर्ज करना है। फर्ज किया, वो जो चीज़ है उसकी इनिशियल प्राइस थी 100 रुपया, उसकी इनिशियल प्राइस थी 100 रुपया। अब 100 रुपये को 25% इंक्रीज करता तो आपके पास इसकी कीमत बढ़ गई 125 रुपये। अब 125 को कहता है 20% डिक्रीज कर दें। अब 125 का 20% निकालें जरा, 20% आप 125 से निकालें, 20/100 ज़रब 125। आपको पता है 20 का मतलब 20% का मतलब होता है बटा 100, आपका मतलब होता है ज़रब 125 का 125। 20 एक बार 20, 20 5 बार 100, 5 एक बार 5, 5 25 बार 125, 25 रुपये आंसर आ गया। मीन्स के 125 का या 20% 25 रुपये बनता है, मीन के 20% आपने कम करना है तो 125 में से 25 निकाल दे, फिर आपके पास दोबारा 100 रुपये आ गया। मीन्स के आपके पास जो भी कीमत है उसको 25% पहले इंक्रीज किया, फिर 20% डिक्रीज किया, तो आपका आंसर फिर दोबारा घुमा के 100 पे ही आ गया है। इट मीन्स के इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, 0% इसका आंसर था। नेक्स्ट है जी, A student scored 60% in first exam and 75% in second exam। कहता है जी एक पेपर में 60% मार्क्स आए हैं, दूसरे में 75% आए हैं, और टोटल नंबर दोनों एग्जाम के वो 200 हैं। टोटल नंबर जो है दोनों एग्जाम में 200 है, तो बताएं इसके ओवरऑल कितनी परसेंटेज बनती है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, एक में 60 नंबर आए हैं, दूसरे में 75 आए हैं, टोटल आपके पास 200 है। जरा 100 करें आपकी परसेंटेज निकल आएगी, तो आपके पास आ गया 135/200। ठीक है जी, तो इसको आप जरा 100 आप कर लें तो आपके पास आंसर आ गया जी 200 का 2 सिफर कट गए, 2 को 135 से आप डिवाइड करें तो आपके पास आ गया 135 को 2 पे डिवाइड करें तो 67.5 आपके पास आ गया। तो ये आपके पास आंसर था, ए वाला करेक्ट था। नेक्स्ट आपके पास है जी, इफ 60% ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 18। क्या मतलब है? कहता है जी एक क्लास है उसमें जो आपके पास बच्चे हैं ना वो 60% है, 60% आपके पास बॉयज़ हैं एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 18। अब देखें थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था कि आप देखें चूंकि 60% तो बॉयज़ हैं, 60% तो बॉयज़ हैं, तो बाकी गर्ल्स कितनी रहेगी? 40% रहेगी। टोटल 100% होते हैं ना, तो 40% अगर गर्ल्स हैं, कहता है जो गर्ल्स की तादाद है वो 18 है। इट मीन्स के जो टोटल क्लास का 40% है ना, 40% ऑफ क्लास ये आपके पास है 18 के बराबर है, 18 के बराबर। कहता है जी टोटल स्टूडेंट क्लास में बताएं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है क्लास में वो कितने हैं? आप देंगे 40%, 40/100 आ गया, ज़रब आपके पास, आपका मतलब ज़रब क्लास का मतलब क्लास ही आ गया इक्वल टू आपके पास आ गया 18। आप क्या करेंगे 4 को 0 से कट के आपके पास आ गया क्लास इज इक्वल टू 18 ज़रब 10/4 आ गया। तो इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 45। आपके पास आंसर क्या आता है जी? 45 आंसर आता है। तो ये आपके पास आंसर ए वाला करेक्ट था, ए वाला आंसर आपका करेक्ट था। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, विड्थ इज डिक्रीज बाय 10%। कहता है कि आपके पास रेक्टेंगल है, 4 कोने वाली शक्ल है, इसकी जो लेंथ है ना उसको हमने 20% इंक्रीज कर दिया। ठीक है जी, और आपके पास जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो 10% हमने डिक्रीज कर दी। बताएं उसके एरिया में कितना फ़र्क पड़ेगा? उसके एरिया में कितना फ़र्क पड़ेगा? हमेशा याद रखिएगा जो आपके पास रेक्टेंगल है ना, ये आपके पास एक रेक्टेंगल है। ठीक है जी, 4 कोनों वाली कोई भी शक्ल है उसको हम रेक्टेंगल कह सकते हैं, 4 कोनों वाली शक्ल को हम रेक्टेंगल कह सकते हैं। इसमें आप आगे पीछे भी करेंगे ना, इसकी लेंथ और विड्थ को सेपरेट भी लिखेंगे फिर भी आंसर आपका वही सेम ही आएगा। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं कह रहा हूँ इसकी लेंथ भी आपके पास 10% है, इसकी विड्थ भी आपके पास है 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब कहता है जी एक को आप क्या करें, एक में आप ऐसे करें जी जनाब, क्या करें इसमें आप इसमें 20% इंक्रीज कर दें, 10 का 20% 2 होता है तो ये आपके पास 12 हो गई, 12 होगी। अब दूसरी को कहते हैं 10% डिक्रीज कर दें, 10% डिक्रीज कर दें तो इसके 10% 10 का 10% 1 होता है तो ये आपके पास 9 हो गई। ठीक है, पहले एरिया निकालें, लंबाई ज़रब चढ़ाई आपके पास आ गया 100, इसका एरिया आ गया 100। अब दोबारा निकालें 12 9 को 108। अब एरिया आपके पास कितना बन गया? 108 बन गया। अब टोटल इंक्रीज कितना है जी? 8% का इंक्रीज आ गया। पहले 100 था ना, तो आप कितना बन गया? 108 बन गया। तो टोटल इंक्रीज आपके पास कितना बन गया? 8% का इंक्रीज आ गया,
8% का इंक्रीज बन गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जी, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट गॉट 65% ऑफ टोटल वोट्स वन बाय 720 वोट्स एंड व्हाट वाज द टोटल वोट्स कास्ट इन। आप इसका क्वेश्चन आंसर क्या है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन था। क्या जी? कहता है कि बंदा है, उसने वोट लिए हैं 65% वोट लिए हैं और 720 वोटों से वो जीत गया है। 720 वोटों से वो जीत गया। बताएं टोटल वोट्स कितने थे? अब देखिए थोड़ा सा आपने इसको गौर करना है। एक बंदा है, उसने लिए हैं 65% वोट, 65% ले लिए एक बंदा जो विनर है, जो डब्ल्यू विनर है, उसने लिए 65% वोट। इसका मतलब है जो बाकी सारे कैंडिडेट्स थे जो हारे हैं जो या एक ही बंदा था जो हारा है, उसके बाद फिर 35% वोट होंगे ना। ऐसे ही है ना, अगर जीतने वाले के पास 65% है तो बाकी 35% ही बचते हैं। अब वो कहता है जो जीतने वाला है ना, वो इससे 720 वोटों से जीता है, 720 वोटों से जीता है। इसका मतलब है जो इसके वोट और इसके वोट हैं, इनको माइनस करें तो 720 आता है। मीन के इन दोनों के वोटों का फर्क कितना है? 720 वोटों का है। मीन के 65% माइनस 35% करें तो आपके पास कितना आंसर आता है? 720 का फर्क आता है। ठीक है जी। अब 65 को करें 65/100 माइनस 35% का मतलब 35/100 जरब क्या है जी? ऑफ टोटल कास्ट बोलना था, ऑफ टोटल कास्ट। तो आपके पास आ गया जरब, आपके पास टोटल वोट्स को 20,000 कर लें, टोटल वोट्स को 20,000 कर लें इक्वल टू आपके पास 720 आ गया। ठीक है। अब इसका एलसीएम आ गया आपके पास 100 आ गया। 65 में से 35 निकालें तो आपके पास आ गया 30/100 जरब आपके पास वोट्स आ गए बराबर आ गया 720। ये सिफर के साथ काट गया 3/10 इक्वल टू 720। ठीक है जी। 3/10 इक्वल टू 720, 3/10 जरब वोट्स इक्वल टू आ गया 720। अब वोट्स इक्वल टू 720 जरब 10/3, इधर से जाकर नीचे वाला ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। ठीक है जी। अब इसको आप करके देख रहे तो आपके पास आंसर आएगा 2400। क्या आंसर आपके पास आ जाएगा? 2400 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, इफ एज इनकम इज 20% मोर देन बी। जो ए है उसकी इनकम बी से 20% ज्यादा है। ए की इनकम जो है बी से 20% ज्यादा है और बी की जो इनकम है वो 25% कम है सी से। ए जो है ना, ए की 20% ज्यादा है किससे? बी से। और ये जो बी है ना जी, जो बी है, बी की कम है कितनी? 30% कितनी है? सी से कम है, सी से 30% कम है। अब कहता है जी ए और सी की इनकम में क्या क्या रिलेशन बनता है? ए और सी की रिलेशन में कितना रिलेशन बनता है? आप देखें, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जो सी है ना, सी इसको एंड से शुरू करते हैं। सी की इनकम है 100 रुपया, सी की इनकम है 100 रुपया। अब ये जो आपके पास है ना जी, सी की इनकम अगर 100 है तो बी की 25% कम है ना सी से, बी की 25% कम है सी से, तो मतलब बी की इनकम होगी 75 रुपये। बी की इनकम कितनी होगी? 75 रुपये होगी। अब ये जो आपके पास ए है, ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है, ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है। इसका मतलब 75 से 20% उसकी ज्यादा है। तो हम 20% ऑफ 75 निकाल लेते हैं। 20/100 जरब आपके पास आ गया 75, 0 0 के साथ कट गया 2/10, 2 1 बार 2, 2 5 बार 10, 5 15 75, तो आपके पास आंसर आ गया 15। इसका मतलब है जो ए की इनकम है बी से 15 रुपये ज्यादा है। इसका मतलब है 75 जमा 15 आपके पास आ गए 90 रुपये। कितने आपके पास आ गए जी? 75 जमा 15 आपके पास आ गए 90 रुपये, 90 रुपये आ गए। ठीक है जी। अब देखें, कहता है जी 75 जमा 15 आपके पास 90 रुपये आ गए। तो अब आपके पास जो ए की इनकम है बी से कितनी लेस है? सी से, सॉरी सी से। सी के 100 रुपये इनकम थी और ए की इनकम 90 रुपये आई है। तो इसका आंसर क्या? 10%। ये बी जो 20% जिसने लगाया ना, ये किसी बच्चे ने सॉल्व किया था, ये गलत है। 10% इसका आंसर था, 10%। ठीक है जी, समझ आ गई है? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है जी, आ सैलरी इज 30% मोर देन बी। ए की सैलरी जो है ना वो बी से 30% ज्यादा है एंड बी सैलरी 20% लेस देन सी। जो बी की सैलरी है सी से 20% लेस है और सी की सैलरी $5,000 है। सी की सैलरी $5,000 है। अगर सी की सैलरी $5,000 है और बी की सैलरी सी से 20% कम है, तो हम क्या करेंगे? 20% ऑफ पहले 5,000 निकाल लें ताकि हमें पता चले कि बी की सैलरी कितनी है। 20% 20/100 जरा 5,000 आ गया, 2 से 7 काट के, तो 20 को 50 से मल्टीप्लाई करें 1,000 आ गया। इसका मतलब है ये जो आपके पास बी की सैलरी है सी से $1,000 कम है। इसका मतलब बी की सैलरी आपके पास 4,000 आ गई, बी की सैलरी आपके पास 4,000 आ गई।
अब बी की सैलरी 4000 है, तो जो ए है ना, ए की सैलरी बी से 30% ज़्यादा है। इसका मतलब अभी हम 30% भी निकालना पड़ेगा 4000 का, ठीक है जी। तो 30% ऑफ 4000 निकालेंगे, 30/100 ज़रब आपके पास आ गया 4000, दो सिफर के साथ काटे, यहाँ पे 40 बढ़ेगा, 40 को 30 से मल्टीप्लाई कर आपके पास आ गया 1200। इसका मतलब है जो ए की सैलरी है बी से $1200 ज़्यादा है, इसका मतलब है ये 5200 होगी। ये कितनी आ गई? 5200, 5200 ठीक है जी, 5200 इसकी आ गई। नेक्स्ट है जी, एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20। जो आपके पास 5 नंबर है उसकी एवरेज 20 है। इफ वन ऑफ द नंबर इज रिमूव्ड, एक नंबर कम कर दिया गया, द एवरेज रिमेन 18। जो अब एवरेज कितनी रह गई है? 18 रह गई है। व्हाट इज द नंबर दैट वाज रिमूव, जो नंबर रिमूव किया गया है वो कौन सा था? आप देखिए, हम कैसे एवरेज का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। आपके पास ऊपर होता है नहीं सम होता है, सम, और नीचे आपके पास तादाद होती है, इज इक्वल टू आपके पास होती है एवरेज। ये आपके पास होती है एवरेज। सम यहाँ पे कितना है हमें नहीं पता कितना है, सम ऊपर लिखेंगे, नंबर कितने हैं? 5 है, 5 है, और एवरेज कितनी आ रही है? 20 आ रही है, ठीक है। तो सम आपके पास आ गया 20 5 बार 100, सम आपके पास कितना आ गया? 20 5 बार 100 आ गया। अब अगली कंडीशन देखते हैं, कहते हैं एक नंबर रिमूव कर दिया गया, इसका मतलब नंबर नीचे 4 रह गए हैं, एक नंबर रिमूव कर दिया गया ना, 4 नंबर रह गए हैं, और उसकी कितनी एवरेज बन गई है? 18 रह गई है। एवरेज कितनी रह गई है? 18 रह गई है, ठीक है जी। अब अगर एवरेज आपके पास 18 रह गई है, तो आपके पास सम कितना आ गया? 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ गया 72। अब देखें, पहले सम कितना 100 था, अब एक नंबर निकला तो कितना रह गया? 72 रह गया। इसका मतलब कौन सा नंबर निकला है? 28 नंबर निकला है। 100 में से 72 रह गए हैं ना, तो फर्क कितने का पड़ा है? 28 का फर्क पड़ा है। नेक्स्ट है जी, एवरेज स्कोर ऑफ 8 स्टूडेंट इज इन टेस्ट इज 75। 8 जो स्टूडेंट है ना, उनके जो एवरेज है वो 75 बनता है। द स्कोर ऑफ 1 स्टूडेंट रिमूव्ड, एक स्टूडेंट की स्कोर रिमूव कर दी गई है, और स्कोर ड्राफ्ट बाय 2 पॉइंट्स, मीन के 73 रह गया, 73 रह गया। व्हाट इज द स्कोर ऑफ द रिमूव्ड स्टूडेंट? बिल्कुल सिंपल, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया ना, उसी तरीके से ही पहले आपके पास सम आ गया, सम बटा 8 स्टूडेंट है तो 75 से मल्टीप्लाई होगा। अब एक स्टूडेंट निकल गया तो आपके पास 7 स्टूडेंट रह गए, तो आपके पास जो एवरेज है वो 73 रह गई है। 875 से मल्टीप्लाई कर लें, 600 आ गया, और 7 को 73 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी आंसर आएगा मेरे ख्याल में आपके पास 211 आ जाएगा। तो 211 को आप जो ना 600 से ये मेरे ख्याल में ये 211 नहीं बल्कि 511 आ जाएगा, ठीक है। 511 का 600 में से माइनस कर ले तो 89 का फर्क आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जी, द एवरेज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट्स इज 20 ईयर। जो 12 बच्चे हैं उनका जनाब जो एवरेज है वो आपके पास 20 ईयर आती है, ठीक है जी। सम आपका हमें नहीं पता कितना है, स्टूडेंट्स 12 है और एवरेज आपके पास आती है 20। इनका सम कितना आ गया? 2400 आ गया। 12 को 20 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास 2400 आ गया, 2400, ठीक है जी। अब क्या कहता है जी, इफ आ टीचर्स एज इज इंक्लूड, एक टीचर भी उसमें ऐड कर दिया गया। अगर टीचर ऐड कर दिया गया तो नीचे आपके पास टोटल बंदे 13 हो गए ना, 12 स्टूडेंट से 13वां टीचर ऐड कर दिया गया। सम का मैं नहीं पता, ठीक है जी। बराबर, और इनकी एवरेज इंक्रीज बाय 1 ईयर, एक साल एवरेज इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है ये 21 साल हो गए जी। पहले आपके पास एवरेज 20 थी ना, अब आपके पास कितनी हो गई जी? 21 हो गई। अब सम कितना हो गया? 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर लें, 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसको 2400 में से जो ना उसमें से 2400 निकाल लें, 2400 निकाल दें तो आपके पास आंसर आएगा 33। आपके पास आंसर क्या आ गया जी? 33 आ जाएगा। 33 साल जो टीचर की एज आ जाएगी। नेक्स्ट है जी, एवरेज हाइट ऑफ 15 बॉयज, 15 लड़के हैं और उनकी जो एवरेज है 160 सेंटीमीटर बनती है। इफ द हाइट ऑफ टॉलेस्ट बॉयज इज इंक्लूडेड, एक बंदे को निकाल दिया गया, एवरेज हाइट ड्राफ्ट बाय 2 सेंटीमीटर। अब देखिए 15 बच्चे थे, 15 थे और उनकी एवरेज थी 160 सेंटीमीटर। सम का मैं नहीं पता, सम ऐसे निकलेगा 160 से 15 से मल्टीप्लाई करें सम निकलाएगा। कहता है एक बंदा ड्रॉप कर दिएगा, नीचे आपके पास 14 रह गए, सम ऊपर निकाल लेंगे और एवरेज कितनी ड्रॉप हो गया? 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब 158 आपके पास रहेगी। 15 को 160 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा, फिर 14 के 158 से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा दोनों को माइनस करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 188 सेंटीमीटर। आंसर क्या आ जाएगा? 188 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जी, द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्टिव इवन नंबर इज 27। 4 कंसेक्टिव इवन कैसे निकालते हैं आपको पता है? x जमा x जमा 2 जमा x जमा 4 जमा x जमा 6, ये आपके पास 4 कंसेक्टिव हो गए और टोटल कितने हैं? 4 है और इनके पास एवरेज आपके पास 27 है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर? इसका मतलब x जमा 6 हमने निकालना है, तो पहले x को फाइंड करेंगे। 4x जमा 2 2 4 6 6 6 12, 4x जमा 12 बटा 4 इज इक्वल टू 27। 4 को 27 से मल्टीप्लाई करें, उसमें से 12 को माइनस करें, 4 पे तकसीम करें, तो आपके पास आंसर जो आएगा, आपके पास वो आपके पास जो आंसर आएगा ना जी, ठीक है जी, वो आपके पास आ जाएगा 24। 24 को 6 में x जमा 6 करेंगे तो आपके पास 30 आंसर आ जाएगा, 30। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्टिव ऑड नंबर इज 35।
आपके पास जो आड कंजेक्टिव होते हैं वो भी आपको पता है एक्स से निकालते हैं, एक्स जमा एक्स जमा 2 जमा एक्स जमा 4 जमा एक्स जमा 6 जमा एक्स जमा 8। या आपके पास 5 जो ना कंजेक्टिव 8 नंबर आ जाने थे। टोटल आपके पास 5 नंबर थे और इनकी एवरेज आ रही थी 35। 5 को 35 से मल्टीप्लाई करना था, ऊपर आपने एक्स को जमा करना था, 5x बन जाना था, 2 4 6 6 6 6 12 12 8 20 जमा 20 आ जाना था। इक्वल टू आपके पास 5 को 35 से मल्टीप्लाई करना था, 20 को माइनस करके 5 पे डिवाइड करके एक्स निकालना था। फिर उसने क्या करना था, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का सम निकालना था। एक्स और एक्स जमा 8 को दोनों को आपने जो भी आंसर निकला उनको आपने ऐड करना था, तो आपके पास आंसर आना था 70। आंसर क्या आना था, 70 आना था। नेक्स्ट है जी एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स, 5 नंबर इज 10। आपके पास 5 नंबर है, उनकी एवरेज 10 आ रही है। आपके पास है हमें सम ओवर टोटल नंबर है, आप हमारे पास 5 है, एवरेज 10 आ रही है, तो सम हमारे पास आ गया 10 5 बार 50। सम हमारे पास आ गया 10 बार 5 50। कहता है इफ 2 नंबर्स 3 और 2 नंबर हैं 3 और 2 वो निकाल दिए गए हैं, 3 और 2 निकाल दे, 5 निकल के मेरे पास सम रह गया 45। सम कितना रह गया, 45 रह गया। कहता है जी व्हाट इज द न्यू एवरेज, व्हाट इज द न्यू एवरेज। पहले मेरे पास 5 नंबर से, अब इनमें से 3 और 2 निकल गए, मीन के 2 निकल गए, तो पीछे मेरे पास 3 नंबर रह गए और एवरेज मेरे पास सम मेरे पास 45 रह गया। 45 को 3 से डिवाइड करूंगा मेरे पास एवरेज आ जाएगी 15। एवरेज मेरे पास क्या आ जाएगी, 15 आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन था हाईएस्ट डिजिट यूज इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में आपको पता है 0 से लेकर 7 तक यूज हम करते हैं, तो इसका हाईएस्ट 7 होता है, 7। नेक्स्ट आपके पास आता है 1999 को रोमन में लिखना था, 1999 को रोमन में लिखना था। मैंने आपको ये बड़ा इजीली समझाया था। आप देखें 1999 है ना, इसको हम पढ़ते हैं 1999, 1999 पढ़ते हैं हम, इसको पढ़ते हैं 1000 जमा 900 जमा 99। ठीक है जी, 999 को बोल के हम 90 जमा 9 करते हैं, 90 जमा 9 करते हैं। 1000 आपको पता है, मैंने आपको बताया था IVX LCDM, ये आपके पास रोमन होते हैं। ये 1 है, ये 5 है, 10 है, ये 50, ये आपके 100 है, 500 है, आपके पास 1000 है। 1000 का आपके पास आ गया M, और 900 का आपके पास क्या आ गया, 900 आपको पता है हमने M में से 100 माइनस करना है। हम M में से क्या करेंगे, 100 माइनस करेंगे, C यहाँ पे लगा देंगे, तो ये आपके पास आ गया 1900। उसके बाद आपने लिखना है 90। अब हमने क्या लिखना है जी, 90 लिखना है, 90। हमने अब हमने क्या लिखना है जी, 90 लिखना है, 90 हम कैसे लिखेंगे, हम अब जो है ना, अब 90 हम कैसे लिखेंगे, 90 हम 100 में से 10 निकालेंगे ना, 100 में से C में से 10 निकाल दें, ये 90 आ गया। अब 9 लिखना आ गया, तो आपके पास 9 होता है IX9, तो ये आपके पास बन गया 1999, 1999 आपने इस तरह से इसको लिखना था। नेक्स्ट है जी कन्वर्ट द रोमन नंबर इनटू डेसिमल इक्विवेलेंट, ये आपके पास लिखा हुआ है DCLXVI। अब देखें जी आपके पास D किसके बराबर है, D आपके पास 500 के बराबर होता है, आपको पता है IVXLCDM, ये मैंने आपको लिखवाए हुए हैं, 1 5 10 50 10 500 और 1000, तो D आपके पास 500 होता है, जमा आप देखें आपके पास ये लिखा हुआ है CL आपके पास लिखा हुआ है, L आपके पास क्या है, L आपके पास किसको ज़ाहिर करता है जी, L आपके पास किसको ज़ाहिर करता है, L आपके पास ज़ाहिर करता है हमारे पास 50 को ज़ाहिर करता है। इसका मतलब है C जो है ना L के साथ नहीं है, C D के साथ है। आपको पता है हमने बड़ा नंबर बड़े के साथ छोटे को ऐड करना होता है ना, तो D और C इकट्ठे हैं, D और C आपके पास इकट्ठे हैं। D आपके पास 500 है और C आपके पास 100 है, तो आपके पास राइट साइड पर जो लिखा होता है वो इसमें ऐड करना होता है। 500 और 100 आपके पास ये बन गया 600 जमा L आपके पास कितना है, L आपके पास 50 होता है, 50 हो गया। और X क्या लिखा, X आपके पास 10 होता है और VI आपके पास होता है 6, तो ये आपके पास बन गया 656। ये कितने बन गया आपके पास, 656, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है जी, समझ आ गई, इसको तो थोड़ा क्लियर कर लें दोबारा, मेरे ख्याल में 666 ना बन जाए। ये देखें DC आपके पास आ गया 600, L आपके पास आ गया जी 50, L आपके पास आ गया जी 50, X आपके पास आ गया 10 और आपके पास आ गया 6, ये आ गया 650 और 10 60 666, ये भी गलत लिखा हुआ है 666। ठीक है जी, ये 666 क्लियर कर लीजिएगा, बी वाला आंसर इसका ठीक है 666। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज इन बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 नंबर यूज होते हैं, दो नंबर। ठीक है जी, ये 1 नहीं होता, ये गलत है। 0 और 1 ऐसे कोमा लगाया होता फिर ठीक था, जो 0 1 का मतलब 1 ही होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है जी इवेल्युएट 4 जमा 2 रेज पावर 3 माइनस 2, ये आपके पास बोर्ड में इसका क्वेश्चन था। 4 जमा आपके पास आ गया जी, थोड़ा सा मैं क्लियर कर लूँ, आपके पास लगा 4 जमा 2 इंटू 3 की पावर 2 माइनस 5, ये मैंने आपको बोर्ड मैथ करवाया था, बोर्ड मैथ। ठीक है जी, बी फॉर ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें, ब्रैकेट के अंदर 3 की पावर 2 है, 9 आ गया, 9 माइनस 5 आपके पास ये आ गया। बाकी सारा वैसे के वैसे लिख रहा है, 9 में से 5 निकालें 4 आ गया, 9 में से 4 निकालें 4 आ गया जी। ठीक है जी, 4 आ गया, बाकी आप सारे वैसे का वैसे लिख रहे हैं। 4 को 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 2 12 8, और 8 को 4 से जमा करें, आपके पास आंसर आ गया 12। ये बोर्ड मैथ्स का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका आंसर है जी 12। ठीक है, नेक्स्ट है जी सॉल्व
5 टाइम्स आगे लिखा हुआ है 7 माइनस 3 प्लस 18 तकसीम 3। अब टाइम्स का मतलब होता है ज़रब। 5 ज़रब 7 में से 3 निकालना तो आपके पास 4 आ गया, जमा 18 तकसीम 3। तो बाद में सबसे पहले आपने किसको करना है, ब्रैकेट ब्रैकेट हमने कर ली, फिर आपने करना है डिवीजन को। 8 और 18 को 3 पर कर 6 आ गया, और जमा आपके पास आएगा 5 ज़रब 4, फिर हमने ज़रब को करना है 5 4 बार 20, जमा 6 आपके पास आएगा 26 आंसर। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है कि आपने ये भी कर लिया होगा। नेक्स्ट है जी, एवेल्यूएट 2 की पावर 3 जमा 6 तकसीम 3 माइनस 1। आप देखें सबसे पहले 2 की पावर 3 आप बोलता है 8, 8 जमा 6 तकसीम 3 माइनस 1। सबसे पहले डिवीजन को करेंगे, 6 को 3 पर डिवाइड करें 2 आ गया, 8 जमा 2 माइनस 1, 8 और 2 आपके पास 10 आ गया, 10 में से 1 निकाले आपके पास आंसर आ गया 9 आंसर आ गया। नेक्स्ट है जी, साल्व आप कहता है जी 12 तकसीम 2 की पावर 2 जमा 2 टाइम्स 3। आप क्या करें, 12 तकसीम 2 की पावर 2 4 जमा 2 टाइम्स का मतलब होता है ज़रब, ज़रब आपके पास आ गया 3। 12 तकसीम 4 और 2 आपके पास आ गया 6, 6 ज़रब 3। तो पहले आपने डिवीजन करना है, 12 को 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ गया 2, 2 जमा 3 आपके पास 2 ज़रब 3 आपके पास आंसर क्या आ गया जी 6। तो यहाँ पे 6 का आंसर मौजूद नहीं था, इसका आंसर आ गया नन ऑफ दिस। इसका आंसर क्या था जी, नन ऑफ दिस। तो ये मुताला पाकिस्तान के मैंने आपको पहले करवा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने सारा टेस्ट सॉल्व कर लिया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।